हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेमा एक्ट। फेमा एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखो, फॉरेन एक्सचेंज जो आया था, फॉरेन एक्सचेंज, देखो अब हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशंस ना हो तो वो ऐसे ही चलता रहेगा ना, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा और हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हमें कितना एक्सचेंज करना है, कैसे करना है, मतलब उसके कोई रूल्स रेगुलेशन। तो इसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया था। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। सबसे पहले इसके रिगार्डिंग जो एक्ट बनाया गया था या ये कंट्रोल बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? 1939 में। और किसके अंडर बनाया गया था? अंडर डिफेंस ऑफ इंडियन रूल। इंडिया के रूल्स के अंदर ये बनाया गया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो हमारा फर्स्ट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था, वो हमारा कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1947 में। उसके बाद क्या हुआ? ये रिप्लेस कर दिया गया था। रिप्लेस किसके साथ किया गया था? ये फेरा के साथ। फेरा का क्या नाम था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। वो कब आया? 1973। क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, फिर हम नया लेके आते हैं। उसके बाद जो फेरा था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, ठीक है, और उसके अंदर कुछ प्रोविजंस भी थे जो कि इम्प्रिजनमेंट भी थे, ठीक है। मतलब अगर आप उन्हें नहीं फॉलो करोगे तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, मीन्स आपको जेल हो सकती है। फेरा वाज नॉट सुटेबल इन द न्यू एंड लिबरल इकोनॉमी। उसके बाद ये कहता है कि जो फेरा था वो ना इतना सुटेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। तो ये कहता है कि जो फेरा था वो इतना सूटेबल नहीं हो रहा था, जो नई इकोनॉमी थी और जहाँ ज़्यादा ही ओपननेस थी, क्योंकि स्ट्रिक्ट था और लिबरल में कहाँ चलेगा, तो यहाँ पे ये नहीं चल पा रहा था। तो देन हमने क्या किया, जो हमारा फेरा था उसे भी हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसे किसके साथ रिप्लेस किया? फेमा के साथ, जो हम आज करने वाले हैं, ठीक है। फेरा के साथ फेरा रिप्लेस हुआ था, तब हमारा फेमा आया था। तो फेमा कब आया था? जो फेमा एक्ट था वो हमारा आया था 1999 में, विच केम। उसके बाद देखो, एक्ट तो जल्दी बन जाता है लेकिन वो एनफोर्स थोड़ा लेट होता है। तो ये कहते हैं ये हमारा इफेक्ट में कब आया था? ये इफेक्ट में आया था 1 जून 2000। और उसके रिगार्डिंग जो आरबीआई होता है वो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। उसे कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसे कंप्लीट करना है, उसके जो रूल्स रेगुलेशन होंगे ना, उसे सारा कौन चेकआउट करेगा या कौन देखेगा? आरबीआई उसे रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये तो थी उसकी हिस्ट्री लगाओ या इसकी इंट्रोडक्शन कि कहाँ से जो था फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल चला था, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, अब आता है भाई फेमा। फेमा सबसे पहले, फेमा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फेमा की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अभी अभी इसने बताया, जो हमने लास्ट किया था, कि फेरा जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, ठीक है। अब ये कहता है ये जो था ना, ये सॉफ्ट था, लिबरल था, सिंप्लीफाइड इसके जो थे वो लॉज थे, ठीक है। बिल्कुल सॉफ्ट मतलब ना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, लिबरल हर कोई इसे फॉलो कर सकता था, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस ना हो, सिंप्लीफाइड लॉ भी इसके सिंपल से ही थे, जिनका एम क्या था? डैट एम एट बूस्टिंग फॉरेन ट्रेड। इसका एम ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड कर सके एंड इन्वेस्टमेंट मोर इन टर्न विद कंट्रीज न्यू इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके कंट्रीज़ के पास, ठीक है, और जो हमारी इकोनॉमी है वो न्यू इकोनॉमी बन सके, ठीक है। उसमें क्या आए? उसमें ग्लोबलाइजेशन आए, क्योंकि अभी ये एक्ट इंडिया की बात कर रहा है। तो ये कहाँ पे आए? ये जो ग्लोबलाइजेशन थी ये कहानी थी इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो फेमा जो था वो पहले कब आया? 1999 में वो आया था, इफेक्ट में वो 2000 में हुआ था। उसकी फुल फॉर्म क्या थी? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दूसरा, अब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, लिबरल था, सिंपल इसके लॉज थे, ताकि हर कोई इसे फॉलो कर सके और अपनी इंडिया की इकोनॉमी में हम ग्लोबलाइजेशन लेके आ सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेमा।
वही उसके बारे में इसने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर एक्सचेंज कंट्रोल, देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये नहीं है कि आप इसे लो या ना लो, आपकी ऑप्शनल नहीं है, स्टैट्यूटरी है। तो फॉरेन कंट्रोल के एक्सचेंज कंट्रोल के लिए ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी है। उसके बाद कहता है कि भाई जो ये फॉरेन एक्सचेंज एक्ट आया था ये 19 पहले क्या आया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था ना 1973 में। उसके बाद अमेंड होके ये वाला जो एक्ट था फिर हमारा अमेंड हुआ, कौन सा एक्ट आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया हमारा 1999 में, जो कि इसने बोला है कि भाई वो स्टैट्यूटरी बेसिस पे था, ऑप्शनल बेसिस पे नहीं था। जो फेमा आया था वो कैसे आया था, क्योंकि उसने किसी न किसी को रिप्लेस किया होगा। तो जो फेमा आया था उसने फेरा को रिप्लेस किया था। नेक्स्ट, फेमा जो था उसका फैसिलिटेट किसे देता था, वो अपनी फैसिलिटीज़ या अपनी फैसिलिटेट वो किसके लिए आया था, वो एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स के लिए आया था। कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ इसने क्या किया, कुछ को इसने कंसोलिडेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और कुछ को इसने अमेंड कर दिया, मीन चेंज कर दिए कुछ लॉज जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड थे। नेक्स्ट कहता है प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट, इसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, और ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस हो सके, किस चीज़ की मेंटेनेंस हो सके, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज जो भी हमारे यहाँ मार्केट है उसके यहाँ क्या हो सके, मेंटेनेंस हो सके। उसके बाद बोलता है कि भाई इसका कौन सा सेक्शन है, 49 सेक्शन इन द एक्ट, ये 49 सेक्शन है इस एक्ट के हमारे। ठीक है, ये थी जो था हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फेमा। नेक्स्ट आता है अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट के। अब ये एक्ट आया है एनफोर्स भी हुआ है तो उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव भी ज़रूर होंगे। तो ये कहते हैं कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले बोलते हैं कि भाई फेमा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज़ टू यूटिलाइज फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इफ़ेक्टिवली। जो भी फॉरेन एक्सचेंज आती है, फॉरेन के जो रिसोर्सेज आते हैं वो हमारी कंट्री अच्छे से इफ़ेक्टिवली उसे यूज़ कर सके, सबसे पहले यही ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला इसने कि जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आती है हम उसका बहुत इफ़ेक्टिवली बहुत अच्छे से उसका यूज़ कर सके। नेक्स्ट आता है इट इज़ फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, ये एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करती है, पेमेंट्स को करती है और डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करती है। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और साथ के साथ मेंटेनेंस बनी रहे, क्योंकि अगर किसी चीज़ का लॉ ऑर्डर नहीं होगा तो उसकी मेंटेनेंस नहीं बन सकती। उसके बाद आता है इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, ये हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, आप कहीं भी देखो तो ये हर जगह अप्लाई होता है। इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑल ब्रांचेस, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल बता रहा है, देखो सारी ब्रांचेस में जितने हमारे ऑफिसेज हैं, एजेंसीज़ हैं आउटसाइड इंडिया ओन, जो कि इंडिया से बाहर चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है ना, तो आउटसाइड इंडिया ओन एंड कंट्रोल्ड, और वो कंट्रोल कहाँ हो रहे हैं, कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन। कंट्रोल कौन कर रहा है उन्हें, हु इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई रेजिडेंट उसे कंट्रोल कर रहा है तो ये वहाँ भी एप्लीकेबल होगा। इट्स हेड ऑफिस इज़ नोन एज, जो इसका हेड ऑफिस होगा उसे क्या बोलेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, जो कि कहाँ सिचुएटेड होता है, वो हमारा न्यू दिल्ली में सिचुएटेड होता है, और उसके हेड को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। लास्ट पॉइंट, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू ए फॉरेन ट्रेड, देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉरेन ट्रेड के लिए, एंड टू मेंटेन अ गुड रिलेशन, और हमारे अच्छे रिलेशन हो किसके साथ, अदर कंट्रीज़ के साथ। इसीलिए ये जो एक्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस कंट्री के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे आप उनके साथ डीलिंग्स अच्छे से करोगे, बाकियों के साथ नहीं करोगे। लेकिन यहाँ इस एक्ट के दौरान अब क्या करना होगा, आपको सबके साथ एक जैसा ही डील करना होगा। तो ये क्या होता है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं
फेमा एक्ट एप्लीकेबल। अब आती है एप्लीकेबल की बात कि भाई जो फेमा एक्ट है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। सबसे पहली बात इसने बोला है ये होल ऑफ द इंडिया, पूरे की पूरी इंडिया में ये अप्लाई होता है। कोई भी ब्रांच हो, कोई ऑफिस हो, कोई एजेंसी हो, चाहे वो यहाँ सिचुएटेड हो चाहे वो फॉरेन में सिचुएटेड हो, लेकिन उसका कंट्रोल कहाँ से हो, कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन, जो कंट्रोल कर रहा है वो इंडिया का ही रेजिडेंट कंट्रोल कर रहा हो। उसके बाद ब्रॉडली स्पीकिंग फेमा कवर 3 टाइप ऑफ कैटेगरी। उसके साथ साथ जो फेमा होता है वो 3 कैटेगरीज को और कंट्रोल कर सकता है, उन पे और अप्लाई करता है। कौन कौन? सबसे पहले पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, कोई भी इंडिया का ही रेजिडेंट, या फिर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, या कोई भी रेजिडेंट जो कि आउटसाइड इंडिया हो, यहाँ का ना हो। उसके बाद और कहाँ अप्लाई होगा, एक्सपोर्ट्स पे अप्लाई होता है। जो भी आप गुड्स सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड, इंडिया से आप आउटसाइड देते हो, वहाँ अप्लाई होगा। नेक्स्ट फॉरेन करेंसी अदर देन इंडिया करेंसी। फॉरेन करेंसी, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है तो जो भी फॉरेन की करेंसी होगी उसमें सारों में ये अप्लाई होता है, इंडिया की करेंसी को छोड़ के। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या मीन्स फॉरेन करेंसी, कि भाई जो फॉरेन की करेंसी है। उसके बाद फॉरेन सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, कोई भी सिक्योरिटी जिसे आप फॉरेन करेंसी में दिखा सकते हो, कहीं भी वहाँ के शेयर्स बॉन्ड्स कुछ भी, तो जो भी सिक्योरिटी हमारी होती है वो कहाँ पे एक्सप्रेस होती है, हम उसे फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट है तो इंपोर्ट भी ज़रूर होगा, तो ये बोलता है कि भाई इंपोर्ट भी होगा, जो भी गुड सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड टू इंडिया, अगर कोई फॉरेन से यहाँ गुड सर्विसेज आई है तो वो भी इसमें एप्लीकेबल होंगी। सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ वही स्टॉक जो शेयर होते हैं जो कि किसके अंदर डिफाइन होने चाहिए, ये नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक्स और डेप्ट वगैरह, सारे नहीं, जो भी डिफाइन होंगे पब्लिक डेप्ट एक्ट ऑफ 1994, जो इस एक्ट के अंडर होंगे सिर्फ वही सिक्योरिटीज़ में ये एप्लीकेबल होगा। सर्विसेज पे अप्लाई होता है। सर्विसेज कौन कौन सी, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस की, इंश्योरेंस की, और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, तो ये उन सब पे भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र भी तो होता है, जैसे आपने कोई सेल करा, परचेज करा, एक्सचेंज करा, तो ये वहाँ भी एप्लीकेबल होगा। नॉन रेजिडेंट फ्रॉम इंडिया, जो एनआरआई होते हैं, जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं हैं, क्या ये उन पे अप्लाई होगा? तो ये बोलता है जो सिटीज़न ऑफ इंडिया रेजिडेंटिंग आउटसाइड है, तो वो इंडिया के सिटीज़न लेकिन रहते वो फॉरेन में है, तो उन पे भी फेमा एक्ट हमारा अप्लाई होता है। ओवरसीज़ कॉरपोरेट बॉडीज़, ओसीबी, ओसीबी की फुल फॉर्म क्या है, ओवरसीज़ कॉरपोरेट बॉडी। तो ओवरसीज़ कॉरपोरेट बॉडी किन्हें बोलता है, कोई भी कंपनी या फर्म जिसका ओन्ड एटलीस्ट 60% बाय एनआरआई, जिसका ओनरशिप या जिसके 60% जो मतलब वो उसका ओनर हो, ठीक है, मतलब 40% किसी और के पास, लेकिन 60% मेजोरिटी किसके पास होनी चाहिए, एनआरआई के पास। तो उन सब के ऊपर ये क्या होगा, हमारा जो भी ये एक्ट है वो उसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिगार्डिंग, जो भी ये टॉपिक हमने कवर किया है, वो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर सकता है। ओके क्लास, थैंक यू।